वेल बच्चों, लास्ट जब मैंने आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था तो उसके एंड में मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने शेयर किया था कि एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आज हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं कि यदि ये एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए दूसरे पॉलिनोमियल एक्स क्यूब एक्स की पावर 13 प्लस एक्स प्लस 90 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो इस ए की जो वैल्यू है वो क्या होने जा रही है। तो इसके लिए मैं एक तरीका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और पॉलिनोमियल में जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि फैक्टर थ्योरम सबसे अच्छी चीज है। फैक्टर थ्योरम को ही यहाँ पर हम लोग फिर से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल? हमने कहा कि यदि ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसको डिवाइड कर देने के बाद उसने हमारे लिए कुछ क्वोशेंट बनाया होगा, एंड ऑब्वियसली वो जो क्वोशेंट होगा वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, और उसका डिग्री क्या होना चाहिए? आप ठीक सोच रहे हैं, उसका डिग्री कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए, क्योंकि इसका डिग्री कितना है बेटा? 2, और इसका डिग्री कितना है? 13। तो यदि डिग्री को बैलेंस होना है तो उसका डिग्री कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा यदि बोल देता हूं कि मैं लिख दूं कि x की पावर 13 प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू, इसको हमने डिवाइड किया तो ये डिविडेंड हो गया। किससे डिवाइड किया? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए से डिवाइड किया, ये डिवाइजर हो गया। क्वोशेंट हमने मान लिया कि कोई क्यू एक्स आया होगा, और रिमाइंडर क्या होगा? 0, क्योंकि हमसे कहा गया है कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, राइट। अब यदि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो ऐसे केस में मेरा ये कहना है कि ये एक आइडेंटिटी है, और मैंने रिमाइंडर थ्योरम कह दीजिए उसका यूज किया है, ऐसा कह दे कि फैक्टर थ्योरम है जिसका यूज किया है कि इसका ये एक फैक्टर हो गया। नाउ सिंस इट इज आइडेंटिटी है तो वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। मेरा टारगेट फिक्स है, मैं किस पर फोकस कर रहा हूं? ए पर। तो बेटा ए मुझे निकालना है, तो ए निकालने के लिए मेरे माइंड में क्या बात आई कि यदि इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम यहां से खत्म कर सकें, खत्म कैसे कर सकें कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स खत्म हो जाए, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 हो जाए, तो ये दो वैल्यूज पर 0 हो सकता है, एक 0 पर और एक 1 पर। तो यदि हम इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को यहां से एलिमिनेट कर पाए तो मेरे पास ये a इंटू समथिंग की फॉर्म में रह जाएगा, तो a के बारे में सोचना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि सिंस इट इज एन आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो एक बार मैंने कहा कि हम x को 0 पुट करें। तो यदि x को 0 पुट करें तो यहां कितना आएगा बेटा? 90। यहां कितना आ जाएगा? a इंटू क्यू 0, क्योंकि 0 हो गया ये। तो अब आप समझिएगा, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके सारे कोएफिशिएंट क्या हैं? इंटीजर। यहां भी सारे कोएफिशिएंट क्या हैं? इंटीजर। तो QX के भी सारे के सारे कोएफिशिएंट कैसे होंगे? इंटीजर होंगे। और यदि QX के सारे कोएफिशिएंट इंटीजर होंगे तो इसका मतलब Q0 भी कैसा हो जाएगा बेटा? इंटीजर हो जाएगा। यहां से मुझे क्या बात समझ में आएगी कि 90 इज इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर। अब क्योंकि 90 जो है वो a इंटू सम इंटीजर है, तो मैं यहां से ये बात कंक्लूड कर सकता हूं कि a इज ए फैक्टर ऑफ 90। a को क्या होना होगा? 90 का फैक्टर होना होगा। फर्दर अब इस वाली बात का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां से मैं यूनिकली नहीं कह पाऊंगा 90 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। 90 भी है, 2 भी है, फर्दर 3 भी है, 5 भी है, 15 भी है। तो मुझे अभी यूनिकली यहां पर कह पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा, एक और बात रखी कि यदि मैं अब x को 1 पुट कर दूं, यदि मैं अब x को 1 पुट कर दूं तो x के 1 होने पर यहां जो वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी? 92। और यहां जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? फिर से 1 पुट करने का पर्पज ये है बेटा कि ये वैल्यू कितनी हो जाए मेरी? 0। a इंटू Q1। फिर से अब तुम्हें पता है कि Q1 को भी क्या होना है? इंटीजर। अब Q1 इंटीजर कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल है, तो इंटीजर वैल्यू पर इंटीजर ही आउटपुट देगा। तो दिस टाइम व्हाट यू आर सीइंग कि 92 इज a इंटू सम इंटीजर। ये भी कैसा है बेटा? इंटीजर। तो a जो है वो फिर से क्या हो जाएगा? a इज ए फैक्टर ऑफ 92। देखिए हमने 0 रखा,
हमने 1 रखा, आप रखने के लिए 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है, वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। लेकिन 0 और 1 रखने का फायदा ये था कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू x² माइनस x की वैल्यू कितनी हो गई है मेरे पास 0। यदि मैं 0 और 1 के सिवा कोई वैल्यू रखूंगा तो मुझे a की डायरेक्ट फॉर्म नहीं मिलेगी, a प्लस समथिंग या a माइनस समथिंग की फॉर्म मिलेगी। तो अब ऐसे केस में मैंने बोला कि मुझे फाइनली आंसर अपना कंक्लूड करना है, और इस फाइनल आंसर को कंक्लूड करने के लिए हमने क्या ऑब्जर्व किया कि a 90 का भी फैक्टर है, a 92 का भी फैक्टर है। इसका मतलब a जो है वो 90 और 92 का कॉमन फैक्टर है। 90 के फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 92 को यदि आप ऑब्जर्व करें तो 92 के जो फैक्टर होंगे बेटा वो होंगे, एक तो भाई 1 और 92 तो होंगे ही होंगे। 1 आप जानते हैं बात कि 1 सबका फैक्टर होता है और वो ओरिजिनल नंबर खुद सबका फैक्टर होता है। लेकिन अब इसका एक फैक्टर मेरे पास और क्या आ रहा है 2, रीजन भी ये प्राइम नंबर है। 2 से यदि इसको डिवाइड करें तो क्या बचेगा 46। 46 को फिर से क्या लिख सकते हो 2 और फिर क्या लिख सकते हो 23। तो बेटा ये इसके क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और 90 के तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो काफी सारे नंबर हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा नंबर चूज करना है जो दोनों का फैक्टर हो। तो मैं एक एक करके यहां से लेता हुआ चलता हूं। तो a1 92 का फैक्टर है, 90 का भी फैक्टर है, इसका मतलब a के 1 होने की पॉसिबिलिटी अभी तो है। 2 92 का भी फैक्टर है, 90 का भी फैक्टर है, इसका मतलब a के 2 होने की भी पॉसिबिलिटी है। फिर से 2 रिपीट हो गया तो उसके बाद दोबारा करने का कोई मतलब है नहीं। 23 92 का फैक्टर है, लेकिन ये 23 90 का फैक्टर नहीं है। और क्योंकि ये 23 90 का फैक्टर नहीं है तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। एंड सिमिलर इज विद 92 भी हमारे पास नहीं हो सकता। तो अब मेरे पास केवल 2 चॉइस बची हैं जो a को मिल सकती हैं। उनमें से एक क्या है, एक है हमारे पास 1 और एक है हमारे पास 2। नाउ ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि 1 और 2 दोनों आंसर होंगे या इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब देखिए यदि हम a को 1 रख दें, सपोज करो कि मैंने a को 1 रख दिया। a को 1 रखने से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a को 1 रखते ही आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा x² माइनस x प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को देखते ही शायद कुछ बच्चे हो सकता है कि इसको पहचान गए हों कि ये उन लोगों ने कहीं ना कहीं देखा हुआ है। अब वो कौन से बच्चे इसको पहचान पाएंगे, जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। तो जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए हैं वो इस एक्सप्रेशन को देखते ही ये बात कर सकते हैं कि यदि ये 0 के बराबर होता तो इसके रूट क्या आते माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। यदि ये 0 के बराबर होता तो इसके रूट क्या आते माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर से फैक्टर थ्योरम में ये भी आप जानते हो कि यदि कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है तो उस पॉलिनोमियल के इक्वेशन, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो रूट्स होंगे वो दूसरे इक्वेशन दूसरे के भी रूट्स होने चाहिए। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये कभी भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब a की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं कर पाएगा। और जब a की वैल्यू 1 के लिए इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा तो अब a की पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जानी है, वो वैल्यू हो जानी है हमारे पास 2, राइट। तो इन जनरल ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकता है, ऑप्शन 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस। अब ये तो क्वेश्चन बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में देना चाहता है। मेरा यहाँ पर क्या पर्पस है कि मेरे पास ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे जनरली मुझसे डाउट्स की फॉर्म में पूछते हैं और उन्हें बताते हुए मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि हाँ इन क्वेश्चनों को करने में कुछ अच्छा सोचना पड़ा या कुछ नया सोचना पड़ा। ऐसे प्रॉब्लम्स को मैं जनरली अपने पास यहाँ पर इस सीरीज में जगह दे रहा हूँ, जिससे कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों वो बच्चे इस वीडियो के थ्रू बेनिफिटेड हो सकें, राइट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक नई प्रॉब्लम की तरफ डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट
लेक्चर में मैं इस अलजेब्रा सीरीज़ में जो डिस्कशन लूँगा वो एक ऐसे क्वेश्चन का लूँगा जो कि बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ होता है, और यदि कुछ बच्चों ने कहीं भी किसी भी टाइप की प्रिपरेशन करी है तो वहाँ उन्होंने उस क्वेश्चन को ज़रूर देखा भी होगा। लेकिन मेरे पास बहुत बार मैसेजेस आते हैं बच्चों के और वो बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है या किस तरीके से हमें बताया गया है। तो एक चेस बोर्ड से संबंधित एक प्रॉब्लम लेंगे अगली क्लास में, जिसमें बेसिकली तो क्वेश्चन ये है कि एक चेस बोर्ड में ज़्यादातर किताबों में लिखा होता है कितने स्क्वायर्स होंगे, तो मैं यहाँ 3-4 टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर इंक्लूड करूँगा कि एक चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होंगे, चेस बोर्ड में कितने रेक्टेंगल्स होंगे, और यदि हम 3 छोटे छोटे स्क्वायर की मदद से एक ऐसी शेप जनरेट करें जो देखने में एल जैसी होगी। आप देखें तो ये एक एल जैसा नजर आ रहा होगा, एल जो लॉगरिथम का पहला लेटर है एल, तो कितने एल हम लोग जो है बना सकते हैं उसको लेंगे। और ये एल 3 स्क्वायर से भी बन सकता है, ये एल 4 स्क्वायर से भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसकी हाइट को कितना देना चाह रहे हैं। तो वो क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि हमने 3 से बनाया है या हमने इसे 4 से बनाया है, ठीक है। और इसको देखकर मुझे एक और बात याद आ रही है भाई कि हम लोग जैसे अब तो स्मार्टफोन्स का ज़माना आ गया है और मैं अपना वीडियो भी स्मार्टफोन पे ही बना रहा हूँ, लेकिन जब हम लोगों ने अपने मोबाइल्स को मतलब शुरू किया था तो उस समय पे वो नोकिया के ब्लैक एंड वाइट वाले मोबाइल आते थे। तो एक टेट्रिस टाइप का एक गेम होता था जिसमें ऐसे ना स्क्वायर्स ऊपर से नीचे गिरते रहते थे, तो कभी इस शेप में होते थे कभी इस शेप में होते थे। तो ये भी मेरे लिए बेसिकली एक एल ही है। तो मुझे ये देखना है कि एक चेस बोर्ड में हम लोग इस टाइप के कितने एल बना सकते हैं या कितने एल ढूंढ सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग यदि चाहते हैं कि आप लोग इस सीरीज के जो प्रॉब्लम्स हैं इसके ऑटोमेटिकली अपडेट्स आपको मिलते रहें, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको रेगुलर जो इसकी अपडेट्स हैं वो नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो मिलती रहा करेंगी।